क्या आप किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जिसने आज से 100 साल पहले ही स्मार्टफोन, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल और वायरलेस एनर्जी की कल्पना कर ली थी? एक ऐसा दिमाग जो बिना पेन और कागज के सिर्फ अपनी सोच में पूरी की पूरी मशीन का 3D मॉडल बना लेता था और उसे चलाकर टेस्ट भी कर लेता था। यह कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान, सबसे सनकी और सबसे बदनसीब आविष्कारक की है। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, लेकिन खुद गुमनामी के अंधेरे में मर गया। यह कहानी है निकोला टेस्ला की। 9 और 10 जुलाई 1856 की वो आधी रात आज के क्रोएशिया में एक भयानक तूफान आया हुआ था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं। उसी वक्त एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। दाई ने डरकर कहा, यह तूफान का बच्चा है, यह अंधेरे का प्रतीक होगा। लेकिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह रोशनी का बच्चा होगा। माँ की बात सच साबित हुई। बचपन से ही निकोला का दिमाग आम बच्चों से अलग था। निकोला को फोटोग्राफिक मेमोरी का वरदान था, यानी वो जो कुछ भी एक बार देख लेते या पढ़ लेते, उनकी छवि उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती थी। वे पूरी की पूरी किताबें और उनके पन्ने हूबहू याद कर लेते। टेस्ला को अपने आविष्कारों के लिए ब्लूप्रिंट या स्केच बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पूरी मशीन का डिजाइन अपने दिमाग में ही तैयार करते थे। वो दिमाग में ही मशीन के पुर्जे जोड़ लेते, उसे चालू करते और कई हफ्तों तक दिमाग में ही उसे चलने देते थे। कुछ समय बाद वे चेक करते थे कि मशीन का कौन सा पुर्जा घिस गया है या खराब हुआ है। इसके बाद ही वे इसे हकीकत में बनाते थे। उनका बनाया मॉडल पहली बार में ही बिल्कुल सटीक काम करता था। उन्हें विजुअल हेलुसिनेशन था, जहां हवा में ही उन्हें बिजली की चमक के साथ अपने आविष्कारों के डिजाइन तैरते हुए दिखाई देते थे। टेस्ला एक असाधारण रूप से मेधावी छात्र थे, लेकिन उनका स्कूल और कॉलेज जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा था। उन्होंने क्रोएशिया के कार्लोवैक में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वहां वे गणित में इतने तेज थे कि उनके शिक्षक को लगता था कि टेस्ला नकल कर रहे हैं। टेस्ला के दिमाग में इंटीग्रल कैलकुलस के मुश्किल से मुश्किल समीकरण इतनी तेजी से हल होते थे कि वे शिक्षक के सवाल पूरा लिखने से पहले ही जवाब दे देते थे। उनके मैथ्स टीचर को पूरा यकीन था कि टेस्ला किसी तरह से नकल कर रहे हैं या उनके पास कोई गुप्त पर्ची है। उन्होंने इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से कर दी। टेस्ला की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बोर्ड पर बुलाया गया और एक बेहद कठिन सवाल दिया गया। टेस्ला ने बिना कुछ लिखे, सिर्फ हवा में देखते हुए ही कुछ सेकंड में उसका बिल्कुल सही जवाब दिया। तब जाकर शिक्षकों को एहसास हुआ कि वो किसी आम बच्चे से नहीं, बल्कि एक जीनियस से बात कर रहे हैं। जब टेस्ला 1873 में स्कूल पूरा करके अपने घर लौटे तो वो हैजा जैसी जानलेवा बीमारी के चपेट में आ गए। वे 9 महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे और डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। टेस्ला के पिता एक पादरी थे। वे चाहते थे कि निकोला भी चर्च में पादरी बने, लेकिन निकोला बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे। एक दिन जब टेस्ला की हालत बहुत नाजुक थी, उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने की इजाज़त दें तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटे की जान बचाने के लिए भावुक पिता ने वादा किया, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे। पिता के इस वादे ने उनके भीतर जीने की ऐसी इच्छा जगाई कि वे कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। वादे के मुताबिक 1875 में टेस्ला ऑस्ट्रिया के ग्राज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक पहुंचते हैं। यहाँ उनके भीतर का जुनूनी वैज्ञानिक पूरी तरह बाहर आया। टेस्ला सुबह 3 बजे उठ जाते और रात के 11 बजे तक लगातार पढ़ते या लैब में काम करते थे। वे रविवार और छुट्टियों के दिन में भी लाइब्रेरी में ही बिताते थे। पहले साल के अंत में टेस्ला ने अपनी कक्षा में टॉप किया। उनके समर्पण को देखकर कॉलेज के डीन ने उनके पिता को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, योर सन इज द स्टार ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी आपका बेटा एक पहले दर्जे का सितारा है, लेकिन इसे थोड़ा रोकिए, वरना यह जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण खुद को ही मार डालेगा। टेस्ला के कॉलेज जीवन का सबसे बड़ा और काला मोड़ उनके दूसरे और तीसरे वर्ष में आया, जो उनके पतन की शुरुआत जैसा था। कॉलेज में प्रोफेसर पॉसेल छात्रों को एक नई डायनेमो मशीन दिखा रहे थे जो डीसी करंट से चलती थी और बहुत चिंगारियां फेंकती थी। टेस्ला ने खड़े होकर कहा, हम बिना कम्यूटेटर के एसी करंट का इस्तेमाल करके इससे बेहतर डायनेमो बना सकते हैं। प्रोफेसर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह वैसा ही है जैसे गुरुत्वाकर्षण को उल्टा करना। टेस्ला कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर के इस अपमान और मानसिक तनाव के कारण टेस्ला भटक गए। उन्हें ताश के पत्तों और जुए की भयानक लत लग गई। वे अपनी पॉकेट मनी, यहाँ तक कि कॉलेज की फीस के सारे पैसे जुए में हार गए। एक बार उनकी मां ने अपने गहने बेचकर उन्हें पैसे दिए।
टेस्ला को इतना पछतावा हुआ कि वो फिर से जुआ खेलने गए, सारे हारे हुए पैसे जीते, माँ का कर्ज चुकाया और कसम खाई कि वो कभी ताश को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परीक्षा की तैयारी न होने के कारण वे तीसरे वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाए। कॉलेज ने उन्हें निकाल दिया। वे इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए ही कॉलेज छोड़ दिया। वे कुछ समय के लिए मारीबोर्ड, जो कि स्लोवेनिया में था, उस शहर में जाकर छिप गए और वहां एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करने लगे। इसके बाद वो प्राग की यूनिवर्सिटी भी गए, लेकिन वहां भी उन्होंने सिर्फ क्लासेस अटेंड की, डिग्री नहीं ली। टेस्ला जब प्राग में पढ़ाई कर रहे थे तो वे अपने दोस्तों के साथ पार्कों में लंबी सैर पर जाते थे। 1882 के एक शाम जब वे अपने दोस्त सिगेटी के साथ बुडापेस्ट के एक पार्क में घूम रहे थे और सूरज डूब रहा था, अचानक उनके दिमाग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का विचार आया, जो आज के एसी मोटर का दिल है। उन्होंने तुरंत पार्क की मिट्टी पर एक छड़ी से उसका डायग्राम बना दिया। टेस्ला कॉलेज के दिनों में लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ जाना चाहते थे। उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने फ्रांसीसी लेखक वोल्टेयर की पूरी 100 वॉल्यूम पढ़ डाली थी। साल 1884 में टेस्ला सिर्फ 4 सेंट और अपनी जेब में सिफारिश का एक खत लेकर अमेरिका पहुंचे। यह खत था महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम। एडिसन ने टेस्ला को काम पर रख लिया। एडिसन उस वक्त डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पे काम कर रहे थे। उनकी मशीन में कई तरह की खामियां थी। एडिसन ने टेस्ला से वादा किया कि अगर वे उनकी मशीनों को सुधार देंगे तो वो उन्हें $50,000 इनाम में देंगे। टेस्ला ने दिन रात एक करके मशीनों को ठीक कर दिया, लेकिन जब इनाम मांगा तो एडिसन का जवाब था, टेस्ला डोंट यू नो द अमेरिकन ह्यूमर, यानी टेस्ला क्या तुम्हें अमेरिकन मजाक समझ में नहीं आता। इस धोखे से आहत होकर टेस्ला ने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने आविष्कार किया ऑल्टरनेटिंग करंट का, जो आज हमारे घरों में आता है। और इसके बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक जंग, जिसे हम वॉर ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच करंट का यह युद्ध सिर्फ 2 वैज्ञानिकों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक, व्यावसायिक और तकनीकी महासंग्राम था। यह लड़ाई इस बात पर थी कि पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, एडिसन के डायरेक्ट करंट यानी डीसी का या टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का। एडिसन के डायरेक्ट करंट में करंट एक ही दिशा में बहती थी, जबकि निकोला टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट लगातार अपनी दिशा और परिमाण बदलता रहता था। एडिसन का डायरेक्ट करंट 1 या 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि दूरी बढ़ने पर भारी वोल्टेज ड्रॉप होता था, जबकि टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज पर हजारों किलोमीटर दूर बिना किसी बड़ी नुकसान के भेजा जा सकता था। एक छोटे दायरे के कारण डायरेक्ट करंट के लिए 1-2 किलोमीटर पर एक नया पावर स्टेशन बनाना पड़ता था, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में एक बड़े केंद्रीय पावर स्टेशन से पूरे शहर या राज्य को बिजली दी जा सकती थी। डायरेक्ट करंट के लिए मोटे और महंगे तांबे के तारों की जरूरत होती थी, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए पतले और कम खर्चीले तारों की जरूरत पड़ती थी। 1880 के दशक की शुरुआत में एडिसन ने न्यूयॉर्क में अपने डीसी बिजली का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वे अमीर थे और उनका नाम था। जब टेस्ला ने उनके साथ काम छोड़ दिया तो टेस्ला ने अपनी एसी सिस्टम के पेटेंट उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को बेच दिया। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की तकनीक को बाजार में उतारा, जो एडिसन के डीसी सिस्टम से बहुत सस्ती और बेहतर थी। देखते ही देखते वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने एडिसन के कॉन्ट्रैक्ट्स छीनना शुरू कर दिया। एडिसन का करोड़ों का बिजनेस डूबने के कगार पर आ गया और यहीं से एडिसन के भीतर का कारोबारी जाग उठा। एडिसन जानते थे कि वे तकनीकी रूप से टेस्ला के एसी करंट से नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्होंने डर की राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने जनता के मन में यह बात बिठाने की कोशिश की कि एसी बेहद जानलेवा और खतरनाक है। एडिसन ने स्कूल के बच्चों और पत्रकारों को इकट्ठा करके सार्वजनिक मंचों पर वेस्टिंगहाउस के एसी करंट से आवारा कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बिजली के झटके देकर मार डाला। वे दिखाना चाहते थे कि देखो टेस्ला का एसी करंट कितना खतरनाक है। एडिसन के इस प्रोपेगेंडा का सबसे क्रूर उदाहरण था टॉप्सी नाम के एक सर्कस की हथनी, जिसने कुछ महावतों को मार दिया था। एडिसन की टीम ने उस हथनी को सरेआम 6600 वोल्ट का एसी करंट देकर मार डाला और इस पूरी घटना की वीडियो बनाई, जिसे पूरे अमेरिका में लोगों को डराने के लिए दिखाया गया। एडिसन ने चुपके से एक अन्य वैज्ञानिक हेरोल्ड ब्राउन को फंड दिया ताकि वह मौत की सजा पाए कैदियों को मारने के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाए, जिसमें टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल हो। उनका मकसद यह साबित करना था कि एसी करंट का काम सिर्फ जान लेना होता है। जब 1890 में विलियम केमलर नाम के अपराधी को इस कुर्सी पर पहली बार मौत दी गई तो वह दृश्य बहुत ही भयानक था। वेस्टिंगहाउस ने कहा, इससे अच्छा तो वे कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लेते। एडिसन ने इस प्रक्रिया का नाम दिया वेस्टिंगहाउसिंग।
एडिसन के इस भयानक दुष्प्रचार का जवाब निकोला टेस्ला ने बहुत ही नाटकीय और वैज्ञानिक तरीके से दिया। 1893 के विश्व मेले से पहले टेस्ला ने सार्वजनिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उन्होंने मंच पर खड़े होकर लाखों वोल्ट का एसी करंट अपने खुद के शरीर से गुजारा और उनके हाथों में पकड़े हुए बल्ब बिना किसी तार के जल उठे। टेस्ला ने दुनिया को दिखाया कि अगर सही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाए तो एसी करंट मानव शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस जादुई प्रदर्शन ने एडिसन के फैलाए डर को एक झटके में खत्म कर दिया। करंट के युद्ध का फैसला दो बड़े प्रोजेक्ट से हुआ, जहां टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने एडिसन को पूरी तरह पिछाड़ दिया। 1893 में शिकागो में होने वाले एक ऐतिहासिक मेले को रोशन करने का टेंडर निकाला गया। एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इसके लिए $10 लाख से अधिक की बोली लगाई। वहीं वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने अपनी किफायती एसी प्रणाली के दम पर केवल $5 लाख में यह टेंडर जीत लिया। जब मेला शुरू हुआ और एक साथ लाखों एसी बल्ब ने पूरे शहर को जगमगा दिया तो पूरी की पूरी दुनिया देखती रह गई। यह एडिसन की पहली बड़ी हार थी। इस युद्ध का अंतिम और निर्णायक मोड़ तब आया जब नियाग्रा फॉल से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। समिति के अध्यक्ष लॉर्ड केल्विन पहले एडिसन के डीसी सिस्टम के पक्ष में थे, लेकिन शिकागो मेले की सफलता को देखकर उन्होंने टेस्ला के एसी सिस्टम को चुना। 16 नवंबर 1896 को जब इस प्लांट से बिजली चालू हुई तो वहां से 40 किलोमीटर दूर बफेलो शहर चंद सेकंड में रोशन हो गया। डीसी करंट के लिए इतनी दूरी तय करना नामुमकिन था। नियाग्रा फॉल्स की सफलता के बाद यह साफ हो गया कि भविष्य सिर्फ और सिर्फ एसी करंट का ही है। हालात यह हो गए कि एडिसन की खुद की कंपनी के शेयरधारकों ने एडिसन को कंपनी से बाहर कर दिया और कंपनी का नाम बदलकर जनरल इलेक्ट्रिक कर दिया, जिसे आज भी आप जानते हैं। इसके बाद इस कंपनी को भी मजबूरी में टेस्ला के एसी सिस्टम को ही अपनाना पड़ा। भले ही एडिसन ने इस जंग में हर तरह के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया, लेकिन निकोला टेस्ला के शुद्ध विज्ञान और दूरदर्शी सोच ने आखिरकार दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। टेस्ला का निजी जीवन पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित था, जहां भावनाओं और इंसानी रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं थी। टेस्ला का मानना था कि एक वैज्ञानिक के लिए उसका ब्रह्मचर्य ही उसकी असली ताकत है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी महिला से प्यार करके अपने दिमाग और ऊर्जा को बांटना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी खोजी क्षमता पे असर पड़ेगा। टेस्ला 24 घंटों में से केवल 2 घंटे सोते थे। बाकी का समय वो अपनी प्रयोगशाला में या सोचने में बिताते थे। वो शुद्ध शाकाहारी थे और बाद के दिनों में केवल दूध, ब्रेड और सब्जियों के सूप पर ही जिंदा थे। टेस्ला एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए समाज, परिवार, प्यार और सुख सुविधाओं का पूरी तरह त्याग कर दिया। उनके लिए विज्ञान ही उनकी इकलौती संगी साथी थी। निकोला टेस्ला का व्यक्तित्व जितना उनके आविष्कारों के लिए जाना जाता है, उतना ही उनके अजीबोगरीब आदतों, मानसिक क्षमताओं और पढ़ाई लिखाई के तरीकों के लिए भी प्रसिद्ध है। टेस्ला को OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, जो उनके अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनके लिए 3 नंबर सिर्फ एक अंक नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक चाबी था। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, यदि आप 3, 6 और 9 की भव्यता को जान ले तो आपके पास ब्रह्मांड की चाबी होगी। उनके दैनिक जीवन में 3 नंबर की सनक इस कदर हावी थी कि वो किसी भी इमारत या होटल में प्रवेश करने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे। होटल में खाना खाते समय वे अपने प्लेट और बर्तनों को साफ करने के लिए हमेशा 18 नैपकिन रखते थे। वे केवल उसी होटल के कमरे में रुकते थे जिसका नंबर 3 से डिवाइड होता था। जब वो तैरने जाते थे तो हमेशा 27 चक्कर लगाते थे। निकोला टेस्ला ने मार्कोनी से बहुत पहले रेडियो तकनीक का पेटेंट करा लिया था, लेकिन जब मार्कोनी ने सफलतापूर्वक इसका प्रदर्शन किया तो दुनिया ने मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना। साल 1909 में मार्कोनी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। टेस्ला ने इसके खिलाफ कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी, जिसने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया। यह अलग बात है कि टेस्ला की मौत के कुछ महीनों बाद 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रेडियो के असली आविष्कारक टेस्ला ही हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मशहूर लेखक मार्गरेट चेनी अपनी किताब मैन आउट ऑफ टाइम में लिखते हैं, वह एक ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने दुनिया को वैसी चीजें दी जिसकी कल्पना करना भी उनके समकालीनों के लिए नामुमकिन था। टेस्ला केवल वर्तमान की समस्याओं को हल नहीं कर रहे थे, वे सीधे भविष्य का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि उनका दिमाग एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां बिना किसी भौतिक उपकरण के केवल विचारों की बिजली से मशीनें बनकर तैयार हो जाती थी और हफ्तों तक बिना किसी घर्षण के चलती रहती थी। चेनी ने एडिसन और टेस्ला के बीच के व्यावहारिक और वैचारिक अंतर को इन पंक्तियों में बहुत सटीकता से बयां किया है। एडिसन एक व्यावहारिक वैज्ञानिक थे जो एक सफलता पाने के लिए हजारों असफल प्रयोग करने को तैयार रहते थे। इसके विपरीत टेस्ला एक गणितीय और तार्किक जादूगर थे जो प्रयोग करने से पहले ही परिणाम को अपने दिमाग में देख लेते थे। दोनों का टकराव अपरिहार्य था।
निकोला टेस्ला के पतन की कहानी विज्ञान के इतिहास के सबसे दुखद और झकझोर देने वाले अध्यायों में से एक है। जिस वैज्ञानिक ने दुनिया को भविष्य दिया, वह खुद अपनी ही दूरदर्शी सोच, कॉर्पोरेट राजनीति और कुछ मानसिक बीमारियां और अपनी ही उदारता का शिकार हो गए। टेस्ला के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। करंट युद्ध यानी वॉर ऑफ करंट के दौरान टेस्ला की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भारी कर्ज में डूब गए थे। एडिसन की कंपनी और अन्य प्रतिस्पर्धी वेस्टिंगहाउस को बर्बाद करना चाहते थे। उन दिनों टेस्ला को रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रति हॉर्स पावर $2.5 मिलता था। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से कहा कि अगर उन्होंने टेस्ला को उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रॉयल्टी देना जारी रखा तो उनकी कंपनी दिवालिया हो जाएगी और एसी करंट का काम रुक जाएगा। टेस्ला पैसों के पीछे नहीं भागते थे, वे सिर्फ अपनी तकनीक को सफल देखना चाहते थे। उन्होंने वेस्टिंगहाउस की मदद करने के लिए अपना रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। यदि टेस्ला ने यह कॉन्ट्रैक्ट ना फाड़ा होता तो वे उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते। इस एक फैसले ने उन्हें भविष्य में पाई के लिए दूसरों पर निर्भर कर दिया। टेस्ला का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था लॉन्ग आइलैंड पर बन रहा वार्डनक्लिफ टावर। टेस्ला इसके जरिए पूरी दुनिया को हवा के माध्यम से वायरलेस तरीके से मुफ्त बिजली और सूचनाएं भेजना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन से $15 लाख का निवेश लिया था। जब मॉर्गन को समझ आया कि हवा से मिलने वाली इस मुफ्त बिजली को मीटर लगाकर बेचा नहीं जा सकता, तो उन्होंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसी दौरान वैज्ञानिक मार्कोनी ने टेस्ला के ही 17 पेटेंट्स का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला रेडियो संदेश अटलांटिक पार भेज दिया। मार्कोनी का प्रोजेक्ट छोटा और व्यावसायिक रूप से फायदेमंद था, इसीलिए मॉर्गन और अन्य निवेशकों ने टेस्ला को छोड़कर मार्कोनी को फंड देना शुरू कर दिया। टेस्ला कर्ज में डूब गए। उन्होंने अपनी इस अधूरी ड्रीम लैब को खुद ही कबाड़ के दाम में बेच दिया ताकि वो कर्जदारों का पैसा चुका सकें। जैसे जैसे टेस्ला बूढ़े होते गए और उनके प्रोजेक्ट्स असफल होने लगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो सीवियर ओसीडी और हेलुसिनेशन के शिकार हो गए। वो लोगों से पूरी तरह कट गए। कीटाणुओं के डर से उन्होंने लोगों से हाथ मिलाना भी बंद कर दिया। वे अपनी लैब और काम छोड़कर न्यूयॉर्क के अलग अलग होटलों में रहने लगे। जब एक होटल का कर्ज बहुत बढ़ जाता तो वे बिना बताए दूसरा होटल बदल लेते। उनके अंतिम 10-15 साल केवल अकेलेपन और गरीबी में गुजरे। चेनी ने टेस्ला के कंगाली और अकेलेपन के दिनों का बहुत भावुक चित्रण किया है। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को रोशनी दी, वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में न्यूयॉर्क के एक सस्ते होटल के अंधेरे कमरे में बैठकर केवल जंगली कबूतरों में अपने संगी साथी ढूंढ रहा था। यह इतिहास की सबसे दुखद विडंबनाओं में से एक है। समय बदल चुका था। पूंजीपतियों को अब टेस्ला के उन सपनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन्हें वे मीटर लगाकर बेच नहीं सकते थे। वार्डनक्लिफ टावर का गिरना वास्तव में टेस्ला के उस भविष्य के सपनों का ढहना था जो दुनिया को मुफ्त ऊर्जा देना चाहता था। किताब के अंत में चेनी लिखते हैं, भले ही दुनिया ने टेस्ला को उनके जीवन काल में भुला दिया, लेकिन उनके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना असंभव है। यदि हम आज अपने चारों ओर देखें, हमारे घरों में दौड़ती बिजली, रेडियो तरंगे, रिमोट कंट्रोल और वायरलेस तकनीक, तो यह हमें एहसास होगा कि हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं वह वास्तव में निकोला टेस्ला की ही कल्पना थी। ये सचमुच एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो समय से परे थे। अपने अंतिम दिनों में पैसे की तंगी के बावजूद टेस्ला मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ऐसे दावे करने लगे जिन्हें उस समय के वैज्ञानिक बिरादरी ने बकवास करार दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एलियंस के सिग्नल पकड़े हैं। उन्होंने डेथ रे और थॉट फोटोग्राफी जैसे अकल्पनीय तकनीक के दावे किए। इसके चलते मीडिया और समाज ने उन्हें एक गंभीर वैज्ञानिक मानने के बजाय एक पागल वैज्ञानिक समझना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बची खुची प्रतिष्ठा भी खत्म हो गई। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल के कमरा नंबर 3327 में यह महान वैज्ञानिक बिल्कुल अकेला मृत पाया गया। वे इतने गरीब हो चुके थे कि पिछले कई सालों से वेस्टिंगहाउस कंपनी उनकी दया पर होटल का किराया दे रही थी और उनके पालतू कबूतरों को दाना खिलाने के लिए कुछ पैसे दे देती थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया और उनके सारे वैज्ञानिक दस्तावेज, नोट्स और डायरियां जब्त कर ली ताकि उनकी डेथ रे जैसे रहस्यमयी तकनीक किसी दुश्मन देश के हाथ न लग जाए। पूरी दुनिया को ऑल्टरनेटिंग करंट देकर औद्योगिक क्रांति की नींव रखने वाला यह मसीहा खुद गुमनामी, कंगाली और अकेलेपन की अंधियारी कोठरी में इस दुनिया को विदा हो गया। टेस्ला ब्रह्मांड को केवल भौतिक वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा और तरंगों के रूप में देखते थे। वो कहते थे, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में सोचें। अपने सोचने के तरीके और इमेजिनेशन पे उनका विचार था, मेरा तरीका अलग है। मैं व्यावहारिक काम में जल्दबाजी नहीं करता।
जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं तुरंत अपने मन में उसका निर्माण शुरू कर देता हूँ। मैं उसकी बनावट बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और मशीन को पूरी तरह से अपने दिमाग में ही चला कर देखता हूँ। मेरे लिए यह बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि मैं अपने दिमाग में टरबाइन चला रहा हूँ या अपनी दुकान में उसका परीक्षण कर रहा हूँ। मैं यह भी नोट कर लेता हूँ कि उसमें कोई खराबी तो नहीं आ रही है। इस तरह मैं बिना किसी सामग्री के किसी डिजाइन को तेजी से विकसित और संवर्धित कर लेता हूँ। करंट यूथ और थॉमस एडिसन से मिले धोखे के बाद पैसे और समाज को लेकर उनका नजरिया काफी स्पष्ट हो गया था। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया, मुझे दुख तो इस बात का है कि उनके पास अपना कोई मौलिक विचार नहीं है। 1926 में कोलियर्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में टेस्ला ने जो कहा वह आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट का साक्षात ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा, जब वायरलेस तकनीक पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो यह पूरी पृथ्वी को एक विशाल मस्तिष्क में बदल देगी। हम एक दूसरे से दूरी की परवाह किए बिना तुरंत संवाद करने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, टेलीविजन और टेलीफोनी के माध्यम से हम एक दूसरे को वैसे ही देख और सुन सकेंगे जैसे हम आमने सामने बैठे हों, भले ही हमारे बीच हजारों मील की दूरी हो। और जिन उपकरणों के जरिए हम ऐसा करेंगे वो आज के टेलीफोन की तुलना में बेहद सरल होंगे। उन उपकरणों को हम अपनी जेब में रख सकेंगे। यह पंक्तियां साबित करती है कि निकोला टेस्ला केवल अपने दौर के एक इंजीनियर नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे विजनरी थे जो समय से एक सदी आगे की दुनिया को साफ साफ देख पा रहे थे। निकोला टेस्ला के साथ इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जिस व्यक्ति को जीते जी पागल वैज्ञानिक कहकर उपेक्षित किया गया, उसकी मृत्यु के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। मौत के बाद टेस्ला के काम की सराहना, उनके आविष्कारों के पुनर्मूल्यांकन और उन्हें मिले वैश्विक सम्मान की कहानी बेहद प्रभावशाली है। टेस्ला के जीवन काल में मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता था और उन्हें उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन टेस्ला हमेशा कहते थे कि मार्कोनी उनके 17 पेटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ला की मृत्यु के मात्र कुछ ही महीनों बाद जून 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्कोनी के रेडियो पेटेंट को अमान्य घोषित किया और यह स्वीकार किया कि निकोला टेस्ला ने मार्कोनी से पहले रेडियो तकनीक का इस्तेमाल कर लिया था। भले ही टेस्ला यह देखने के लिए जिंदा नहीं थे, लेकिन उन्हें कानूनन रेडियो का जनक मान लिया गया। वैज्ञानिक बिरादरी में किसी भी वैज्ञानिक को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान यह होता है कि उसके नाम को किसी भौतिक राशि की इकाई बना दी जाए। 1960 में पेरिस में आयोजित वेट्स एंड मेजर्स के महाअधिवेशन में निकोला टेस्ला को अमर कर दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड की आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई का नाम टेस्ला रखा गया। आज चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले MRI स्कैन की क्षमता को टेस्ला में ही मापा जाता है। मजेदार बात यह है कि जिस IEEE ने कभी टेस्ला को नजरअंदाज किया था, उसने आगे चल के उनके सम्मान में एक बड़ा कदम उठाया। IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। 1975 में IEEE ने विद्युत शक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों के लिए निकोला टेस्ला अवार्ड की शुरुआत की। आज यह पुरस्कार इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। 21वीं सदी आते आते निकोला टेस्ला आधुनिक विचारकों, इंजीनियरों और गीक्स के लिए कल्ट हीरो बन गए। दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम टेस्ला निकोला टेस्ला के सम्मान में ही रखा गया। एलॉन मस्क के इस कंपनी के कारों में जो मोटर का इस्तेमाल होता है वह सीधे तौर पर निकोला टेस्ला की 1882 के AC इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर आधारित है। टेस्ला की मृत्यु के बाद दुनिया के बड़े नेताओं और वैज्ञानिकों ने माना कि मानवता ने अपने समय से आगे का दिमाग खो दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उनके निधन पर कहा था, निकोला टेस्ला की खोजों ने विज्ञान और उद्योग को नई दिशा दी है। उसने हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है। उनके काम के लिए पूरी मानवता उनकी आभारी रहेगी। नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोर ने लिखा, टेस्ला का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार एक ऐसी प्रतिभा का काम था जिसने पूरी दुनिया के लिए बिजली के उपयोग के रास्ते खोल दिए। आज सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में निकोला टेस्ला म्यूजियम स्थित है, जहां उनके अस्थि अवशेषों को एक सोने के चमकते स्फेयर में रखा गया है। यह स्फेयर उनके पसंदीदा ज्यामितीय आकारों में से एक था। यूनेस्को ने टेस्ला के सारे शोध पत्रों और दस्तावेजों को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, क्योंकि वे दस्तावेज पूरी दुनिया की साझी विरासत हैं। थॉमस एडिसन ने अपनी खोजों से कारखाने और कंपनियां बनाई, लेकिन निकोला टेस्ला ने अपनी खोजों से उस आधुनिक युग की नींव रखी जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। टेस्ला का यह कथन आज पूरी तरह सच साबित होता है कि वर्तमान उनका हो सकता है, लेकिन भविष्य मेरा है। द प्रेजेंट इज देयर्स, बट द फ्यूचर फॉर विच आई रियली वर्कड हार्ड इज माइन।